फ्रेंड्स, जो आज का हम लोगों का टॉपिक है वो है बिगेस्ट अपडेट, यानी टैक्स पेयर्स की बढ़ने वाली है टेंशन। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जैसे जैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि सरकार कितने बड़े चेंज के मूड में है और उसकी वजह से कितनी टेंशन क्रिएट होने वाली है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिएगा और जो मैं डिस्कस आपसे करने वाला हूं उसके संबंध में जो भी आपके कमेंट हो वो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसमें कितनी टेंशन बढ़ने वाली है वो भी देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीएसटी की, उसके बाद बात करेंगे इनकम टैक्स की और उसके बाद दोनों के कॉम्बिनेशन की कि सरकार किस तरह से इन सब चीजों को कंबाइंड कर रही है जो हम लोगों की मुसीबत बढ़ाने वाली है। देखिए, अभी क्या है कि आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, उसके बाद जीएसटीआर 2A और 2B से उसका मिलान करते हैं, उसके बाद आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं और जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद आपकी डेट आ जाती है इनकम टैक्स ऑडिट की। उसके बाद आप ऑडिट कराते हैं, ऑडिट कराने के बाद आप उससे रिलेटेड आईटीआर को फाइल करते हैं। आईटीआर फाइल करने के बाद डेट आती है जीएसटीआर 9 और 9C की। तो देखिए, अब इसी में कैसे कैसे ये पेंच हम लोगों को परेशान करने वाले हैं, जो सरकार के अगले फॉर्म आ रहे हैं उसकी भी हम बात करते हैं। अब सरकार जो फॉर्म ला रही है वो कौन सा ला रही है? सरकार फॉर्म ला रही है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए एक कॉमन फॉर्म। कॉमन फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो उसमें लगभग 169 पेजेस हैं। अब उसमें सुझाव मांगे गए हैं आप लोगों से, सभी से, पब्लिक से भी, और ये मांगा गया है कि इसमें क्या आप लोग चाहते हैं। लेकिन अगर हम उसको देखें तो लगभग वो 169 पेजेस का एक फॉर्म है। मैंने इससे संबंधित कुछ चीजों के संबंध में ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें उन्होंने कही हैं। अब बात आती है कि इसमें जो 169 पेजेस हैं उसमें से हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है वो मैंने आपको बता दिया। पहले जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, फिर 2A 2B से मिलान करेंगे, फिर 3B फाइल करेंगे तो फिर उसको मैच करेंगे और उसके बाद इनकम टैक्स का ऑडिट कराएंगे, तब फिर आप उसको एक बार से चेक करेंगे और उसको चेक करने के बाद आईटीआर फाइल करेंगे और फिर जीएसटीआर 9 और 9C बनाएंगे। यानी बीच में जो भी मिस्टेक्स होंगी वो रिफाइन होकर के आपके सामने आती चली जाएंगी, लेकिन उनका रिप्लाई आप कहां सबमिट करोगे? उन चीजों में रिफाइन करने के बाद जो चीजें आएंगी उनका क्या करोगे? तो सबसे लास्ट में आप फाइल करोगे जीएसटीआर 9 और 9C, और उससे पहले आप फाइल कर चुके होगे अपना इनकम टैक्स रिटर्न और उससे पहले आप करा चुके होगे ऑडिट। अब देखिए, इनकम टैक्स के संबंध में इनका क्या कहना है। इनकम टैक्स फॉर्म की जब बात करते हैं तो यहां पर आ गए हम लोग जीएसटी रिकंसिलेशन पे, यानी यहां पर भी जीएसटी का रिकंसिलेशन होना है और जीएसटी रिकंसिलेशन में आपको पूरी तरह से जीएसटी का रिकंसाइल करना पड़ेगा। हालांकि अगर हम इसको देखें तो जीएसटीआर 9C में जो चीजें हमसे मांगी जाती हैं लगभग वही चीजें यहां पर जीएसटी रिकंसिलेशन में भी मांगी जा रही हैं। अब देखिए, टर्नओवर एज पर शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस, जीएसटी 1 पे जो इन्होंने दिया वो दिया टर्नओवर एज पर शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपने टर्नओवर डिक्लेयर किया है शो किया है। जीएसटी 2 में ये क्या कह रहे हैं? एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एज पर जीएसटी रिटर्न। अब आपको रिकंसिलेशन की महत्ता समझ में आ गई होगी कि जीएसटी रिटर्न में आपने जो टर्नओवर एग्रीगेट दिखाया वो और जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो टर्नओवर दिखाया वो दोनों को आपको यहां पर बताना है। इसके बाद जीएसटी 3 में क्या बताना? टर्नओवर ऑफ नॉन जीएसटी यूनिट्स। अगर आपकी कोई ऐसी यूनिट्स हैं जो नॉन जीएसटी में टर्नओवर करती हैं तो उसका भी आपको यहां पर टर्नओवर डिक्लेयर करना है, बताना है। इसके बाद जो जीएसटी 4 की बात हम करते हैं, यहां पर क्या? टोटल जीएसटी 2 और जीएसटी 3,
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एज पर जीएसटी रिटर्न है और टर्नओवर ऑफ नॉन जीएसटी यूनिट्स है, यानी आपका होल टर्नओवर एक पैन पर जितने भी आपके काम हो रहे हैं उन सभी का काम यहाँ पर आपको एक्यूमुलेट करके उन टर्नओवर्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जीएसटी 2 और जीएसटी 3 का जब आप टोटल करेंगे यानी जीएसटीआर 4 में, तो वहां पर आपको ये टोटल आ जाएगा। अब ये रिकंसिलेशन आपका बनकर के तैयार हुआ। अब बात कहां आ रही? बात ये आ रही कि क्या इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है। जो आपने जीएसटी 1 में दिया है, जीएसटी 2 में दिया है, जीएसटी 3 में दिया, उसके बाद टोटल आपका जीएसटी 4 में आ गया, तो जीएसटी 1 और जीएसटी 4 के बीच में कोई डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो आपको कहां करना है उसको? जीएसटी 5 में। जीएसटी 5 में क्या कह रहे हैं ये? इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन जीएसटी 1 एंड जीएसटी 4 प्लीज स्पेसिफाई द रीजन। इसके बाद भी अगर डिफरेंस रह जाता है तो आपको उसका रीजन यहां पर बताना है। तो कितनी बड़ी समस्या आपके सामने है कि आप जीएसटीआर 1, 2A, 2B, 3B सारा कुछ मैच करते हुए जब आते हैं, ऑडिट करा लेते हैं, उसके बाद भी आपकी समस्या समाप्त नहीं हुई। आपको आपने बैलेंस शीट में यानी एज पर बुक सम मान लें और एज पर जीएसटी रिटर्न्स, इसका एक रिकंसिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो बुक्स का और जीएसटी रिटर्न्स का भी रिकंसिलेशन आप बना करके रखेंगे, तभी आप इसको भर पाएंगे। अब जो बात आती है वो ये कि जो ये 169 पेज का एक प्रपोज्ड फॉर्म है जिसमें आपके सुझाव मांगे गए हैं, अभी ये फाइनल नहीं है, जैसा भी सुझाव के बाद तय होगा उस हिसाब से ये फाइनल रिटर्न बनेगा और ये बनेगा एक कॉमन रिटर्न। हालांकि इसमें ये बात भी कही जा रही है कि ये 169 जो पेजेस हैं, इसमें से जो जो आपसे रिलेटेड हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें आप जिसको यस करेंगे उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन खुलेगी, बाकी इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं आएगी। तो आपको ये जरूरत नहीं है कि सारा फॉर्म आपको भरना है, सारा फॉर्म आपको नहीं भरना है, जो जो रिलेटेड आपसे है केवल वही वही आपको भरना है और उसी की डिटेल खुल करके आपके सामने आएगी भी। तो ये तो एक अच्छी बात है कि इसमें से उतना ही फॉर्म आपको फिलअप करना है। हालांकि इन्होंने एक बात ये भी कही कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 7 फिर भी रहेंगे, यानी जीएसटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 6 तक जो फॉर्म्स हैं वो सब्ज्यूम हो जाएंगे कॉमन फॉर्म में और आईटीआर 7 सेपरेट बना रहेगा। लेकिन आपके पास उपलब्ध रहेगा जीएसटीआर 1 भी और आईटीआर 1 भी और आईटीआर 4 भी। तो आप चाहे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉमन फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मांगी गई है जो हम लोग 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करते चलेंगे। लेकिन आपके जो सुझाव हैं, जो सुझाव आगे आपको पहुंचाने भी हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताएं, जिससे इस पे काम हो सके, सरकार का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके। थैंक यू।